सोनापुर पहाड़ों के पास बसा एक छोटा सा गांव था। सर्दियों में यहाँ की हवा इतनी ठंडी होती कि सांस भी कांपने लगती। हर घर के सामने अलाव जलता, फिर भी लोग ठिठुरते रहते। इसी गांव में रहता था एक लड़का, भोला। गरीब था, लेकिन उसकी सोच अमीर थी। भोला हर सुबह अलाव के पास बैठकर लोगों की बातें सुनता। इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ठंड कुछ छीनने आई हो। हाँ, सही कहा। गांव में लकड़ियां भी कम पड़ती जा रही हैं और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, पता नहीं गांव का क्या होगा। भगवान ही हमें इस सर्दी से बचाए। अगर ठंड हर साल आती है तो हर साल हम हार क्यों जाते हैं? क्या हम कुछ बदल नहीं सकते? यही सब सोचते सोचते भोला धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ता है। अगले दिन भोला फिर से चौपाल की ओर चला, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। उसे अपने गांव के लिए कुछ करना है। जंगल में अब भी लकड़ी है। लोग कहते हैं जंगल खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है खाली बैठना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पागल हो गया है क्या? वो काला जंगल है, जो गया वापस नहीं आया। डर के मारे अगर हम कुछ करें ही नहीं तो जिंदा रहना किस काम का? पर भोला बेटा, वो जंगल बहुत खतरनाक है। मुझे पता है गांव में लकड़ी नहीं बची है, लेकिन जंगल जाना इस ठंड से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। पर चाचा, मैंने ठान लिया है। मैं कल जंगल जरूर जाऊंगा और लकड़ियां लेकर ही लौटूंगा। अब ये ठंड मुझसे और सहन नहीं होती। मेरे पास तो पूरे बाजू के कपड़े भी नहीं हैं। इतना कहकर भोला चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। अगली सुबह ठंडी हवा के बीच भोला जंगल की ओर चल पड़ा, अनजान खतरों की तरफ, लेकिन पक्के इरादे के साथ। चलते चलते भोला अनजाने में घने जंगल की ओर निकल जाता है। वह चारों तरफ देखता है और घबराकर बोलता है, अरे, यह जंगल तो बहुत ज्यादा घना होता जा रहा है। अच्छा यही होगा कि जल्दी से कहीं से सूखी लकड़ी ढूंढ लूं और घर लौट जाऊं। अचानक जंगल के भीतर भोला को एक बूढ़े साधु दिखाई दिए। साधु ने भोला को देखकर पूछा, तुम कौन हो जो इस घने जंगल में इतनी दूर तक चले आए हो? महाराज, मैं पास के गांव से आया हूं। मुझे बस सूखी लकड़ियां चाहिए थीं ताकि सर्दी में खुद को गर्म रख सकूं। तुम काफी साहसी लगते हो। इस जंगल में इतनी दूर तक कोई भी गांव का आदमी नहीं आता। हाँ महाराज, सब लोग इस जंगल में आने से डरते हैं। ठीक है, तुम लकड़ियां लेकर जल्दी अपने घर लौट जाओ। और याद रखना, यह जंगल खतरों से भरा हुआ है। इतना कहकर साधु आगे बढ़ जाते हैं और भोला भी लकड़ियां बटोरते हुए जंगल के भीतर आगे बढ़ जाता है। चलते चलते भोला जंगल के बीच पहुंच गया और देखते देखते वहां शाम ढल गई। अचानक भोलू की नजर ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी उससे जरा भी उम्मीद नहीं थी। जंगल के इतना अंदर लकड़ी का बाजार? गांव में तो अफवाह फैली हुई है कि यह जंगल बहुत खतरनाक है। तो फिर ये लोग यहाँ इतने आराम से कैसे घूम रहे हैं? भोलू चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गया और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। जितनी ठंड बढ़ेगी उतना ही मेरा बाजार चमकेगा। लोग डरेंगे, जंगल के नाम से कांपेंगे और उसी डर के साये में मैं अपना व्यापार आराम से चलाऊंगा। हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लगातार गांव में जंगल के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। लोग अब उधर जाने की हिम्मत भी नहीं करते। ध्यान रहे, कोई भी गांव का व्यक्ति इधर तक न पहुंच पाए, और अगर कोई आ भी जाए तो याद रहे वह वापस न जा पाए। ठीक है कागराज, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यह सब सुनकर झाड़ियों के पीछे छिपा भोला डर से कांप उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चुपचाप पीछे हटा और गांव की ओर लौट गया। भोला रात को घर वापस लौट आया। वहां उसकी माँ उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भोला, इतनी रात को कहाँ था तू? चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? माँ, जंगल में एक बाजार है,
चोरी की लकड़ियां, दवाइयां सब बेचा जा रहा है। लोग ठंड से डर रहे हैं और कोई उस डर से पैसा कमा रहा है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जंगल से दूर रहा कर। बेटा, बड़े लोगों के खेल में छोटे लोग पिस जाते हैं। तू उस बाजार के चक्कर में मत पड़े। लेकिन माँ, अगर हम चुप रहे तो ये ठंड कभी खत्म नहीं होगी। मुझे तेरा डर है भोला, ठंड का नहीं। भोला की माँ उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे जंगल बाजार से दूर रहने को कहती है। लेकिन भोला का मन अब भी उसी बाजार में अटका हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह भोला चौपाल पर जाकर बैठ गया। तभी भोला की नजर सामने पड़ी। उसने देखा कि वही आदमी जिसे उसने जंगल में देखा था, गांव वालों से बातें कर रहा था। भोला हैरान होकर खड़ा हो गया और मन ही मन सोचने लगा, यह वही आदमी है, लेकिन यह यहां क्या कर रहा है? जरा पास जाकर सुनता हूं, शायद कुछ समझ में आ जाए। सुनो सब लोग, मैं तुम सबके लिए खुशखबरी लाया हूं। अब तुम्हें लकड़ी लेने जंगल नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें सस्ते दामों पर लकड़ी दूंगा। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे वाह, क्या बात है! अब तो हमें रोज जंगल नहीं जाना पड़ेगा। जिसे भी लकड़ी चाहिए होगी वह गांव के बाहर हमारी दुकान से ले सकता है। इतना कहकर वह वहां से चला गया और पीछे रह गए गांव वाले, जो इस नई बात को लेकर हैरान भी थे और खुश भी। सुबह होते ही लोग अपने घरों से निकलकर एक एक करके लकड़ी की दुकान की ओर बढ़ने लगते हैं। भैया, मुझे थोड़ी लकड़ी दे दो। कई दिनों से घर के बाहर आग नहीं जलाई है। भैया, मुझे भी थोड़ी लकड़ी दे दो ना। हाँ, सबको लकड़ी मिलेगी, वो भी बिना पैसे के। पैसे महीने के अंत में दे देना। अरे वाह भैया, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी लकड़ियां लेकर अपने अपने घर चले गए। जब गांव गहरी नींद में सोया हुआ था तो कागराज बल्लू से मिलने आता है। कागराज, मैंने गांव में लकड़ी बांटना शुरू कर दिया है ताकि लोग जंगल की ओर आने का सोचें भी नहीं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इन गांव वालों को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं इन्हें कैसे लूट रहा हूँ। अब हम नई चाल चलेंगे और धीरे धीरे पूरा गांव भी हड़प लेंगे। शाबाश बल्लू, ऐसे ही काम करते रहो। मैं तुम्हारा हिस्सा इस व्यापार में और बड़ा कर दूंगा। चलिए, अब मैं चलता हूँ, कहीं कोई हमें देख न ले। यह कहकर दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। ऐसे ही दिन बीतते बीतते पूरा 1 महीना गुजर गया। समय का पता ही नहीं चला और फिर वो दिन आ गया जब लकड़ी के पैसे चुकाने का समय आ पहुंचा। आज महीना खत्म हो गया है, इसलिए सबको लकड़ी का पैसा चुकाना होगा। हाँ हाँ, बताओ, पूरे महीने की लकड़ी का कितना हुआ? सबको 10,000 रुपये देने होंगे। यह सुनते ही सब लोग चौंक गए। बल्लू भाई, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम इतने पैसे कैसे चुकाएंगे? एक काम करो, सब लोग अपनी अपनी जमीन के कागज गिरवी रख कर जाओ और जिनके पास जमीन नहीं है वे अपने घर के कागज रख जाएं। यह सुनकर गांव वालों के चेहरों पर चिंता और डर साफ दिखाई देने लगा। कोई कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे सब लोग मायूस होकर वहां से चले गए। चौपाल पर बैठा भोला गांव वालों को इतना दुखी देखकर चौंक गया। सबके चेहरे उतरे हुए थे, आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? तुम सब इतने दुखी क्यों हो? क्या बताएं भोला, बल्लू लकड़ी वाले ने पैसे मांगे हैं। कह रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। यह तो होना ही था। मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। भोला, तुम्हें कैसे पता था? वो सब छोड़ो, अभी यह जरूरी नहीं है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम सबके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं अभी सरपंच से मिलकर आता हूं। भोला सरपंच को सारी बात बताता है, जो भी उसने जंगल में देखा था और गांव में हुआ था। भोला, तुमने जो भी मुझे बताया, अगर वह सच है तो हमें कुछ करना ही होगा, लेकिन बिना सबूत के हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते।
हमें पक्का सबूत चाहिए। हाँ मुखिया जी, सबूत तो मैं ले आऊंगा। बस आप मेरे लिए एक मोबाइल फोन का इंतजाम कर दीजिए ताकि मैं सब रिकॉर्ड कर सकूं। ठीक है बोला, तुम्हें मोबाइल मिल जाएगा, पर ध्यान रखना कोई खतरा मोल मत लेना। चिंता मत कीजिए सरपंच जी, मैं जल्द ही सबूत लेकर आऊंगा और सच्चाई सबके सामने होगी। रात को भोला मुखिया जी का मोबाइल लेकर जंगल की तरफ कागराज की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ कागराज और बिल्लू जंगल में मिलते हैं और भोला भी उन्हें देख लेता है। भोला दोनों की बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। कागराज, मैंने गांव वालों को लकड़ी का लालच देकर उनके घर और जमीन के कागज अपने पास मंगवा लिए हैं। अरे वाह बिल्लू, तुम तो बहुत ही होशियार निकले हो। अब यह गांव भी हमारा हो जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। हाँ कागराज, बस थोड़े दिन और, फिर सारा गांव हमारा। शाबाश, तुम काम पर लग जाओ और किसी को भी शक न हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बिल्लू के जाने के बाद कागराज ने भोला को देख लिया और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। भोला घबरा गया और तुरंत वहां से भागने लगा। कागराज भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते भोला साधु की कुटिया के पास आ जाता है और मदद मांगता है। साधु महाराज, मुझे छिपा लीजिए, मेरे पीछे कागराज लगा है। ठीक है बेटा, तुम मेरी कुटिया में छिप जाओ। भोला तुरंत कुटिया के अंदर छिप जाता है। तभी कागराज भी साधु की कुटिया के पास आ पहुंचता है। वह ऊंची आवाज में पूछता है, साधु जी, क्या आपने किसी को इधर आते हुए देखा है क्या? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, मैं तो ध्यान में था, तुम आगे देख लो। कागराज बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ जाता है। कागराज के जाने के बाद भोला बाहर निकलता है, साधु महाराज का धन्यवाद करता है और फिर जल्दी जल्दी गांव की ओर चल देता है। सरपंच जी, मैं सबूत ले आया हूं। अब कल सुबह ही हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। शाबाश भोला, कल सुबह होते ही हम थाने चलेंगे। ठीक है सरपंच जी। सुबह सुबह सरपंच और भोला सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। बोलिए सरपंच साहब, कैसे आना हुआ? थानेदार जी, जंगल में लकड़ी का अवैध व्यापार चल रहा है और गांव वालों को डराकर जंगल से दूर रखा जा रहा है। कोई सबूत है क्या आपके पास जिससे पता चले कि आपका दावा सही है? भोला थानेदार को वीडियो दिखाता है। ठीक है, हम जल्द ही जंगल में छापा मारेंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस जंगल की तरफ जाती है और कागराज के ठिकाने पर पहुंचती है। पुलिस कागराज और बिल्लू को जंगल से गिरफ्तार करके गांव में लेकर जाती है। गांव वालों, ये दोनों जंगल में अवैध लकड़ी बेचते थे और तुम लोगों को डराने के लिए अफवाहें फैलाते थे। क्या बात कर रहे हो थानेदार साहब? हम तो हमेशा यही सोचते रहे कि जंगल खतरनाक है और कभी भी वहां नहीं गए। हाँ, इसी बात का फायदा ये दोनों उठा रहे थे, पर भोला और सरपंच जी ने इन्हें पकड़ने में हमारी मदद की है। इनको जेल में डाल दीजिए थानेदार जी। इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है और हमें लूटा है। थानेदार दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। सभी गांव वालों ने भोला का धन्यवाद किया और उसके साहस और बहादुरी की प्रशंसा की। इसके बाद गांव के लोग फिर से जंगल में जाने लगे।